तो नोबल गैसेस वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, यहाँ से रिएक्शन आने की संभावना बहुत कम है, तो यहाँ से रिएक्शन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 बहुत रिएक्शन है, वो याद कर लो उतना काफी है। यहाँ से याद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर द ईच सेट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। F2 Cl2 Br2 I2 इंक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आपको ये बताना है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि इनमें आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च होती है ना, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, तो हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है, एफ एफ के बीच में बॉन्डिंग होगी। उसी तरह से क्या होगा? सी एल के बीच में बॉन्डिंग होगी। उसके बाद बी आर के बीच में बॉन्डिंग होगी। इस तरह से बॉन्डिंग यहाँ पर होती रहेगी। एट द एंड आई के बीच में भी बॉन्डिंग होगी। तो हमें इन सभी को ब्रेक करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें दे रखा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में आपको अरेंज करना है। ठीक है, समझते हो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े ऑर्डर में आपको अरेंज करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म्स में। तो देखिए आपको मैंने बता रखा है, जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं साइज क्या होता है? बड़ा होता है। साइज बड़ा होता जाएगा तो वहां से आप बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर पाओगे। तो पहला नाम तो इसी का लिख दो, I2 का। ओके, यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिलता है आपको, यहीं पर आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, बाकी कहीं पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को आसानी से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें याद करनी रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले तो आई आएगा, कंफर्म है इसका, क्योंकि यहीं पर आप लोग सबसे आसानी से बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। साइज बहुत बड़ा होता है इनके कंपेयर में, इसलिए यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था? पहले आना चाहिए था आई, उसके बाद आना था Br, उसके बाद Cl, फिर लास्ट में आना था I। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? ये जो फ्लोरीन ना, इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो उस वजह से यहाँ पर शो होता है एक्सेप्शन। तो I2 के बाद आता है, I2 के बाद आता है F2, और F2 के बाद Br2, Br2 के बाद क्लोरीन। होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन को सबसे आगे आना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन सबसे आगे नहीं आया, वो आया यहाँ पर। यही एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक्सेप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर क्या बनेगा? I2 F2 Br2 Cl2। कायदे के हिसाब से क्या होना चाहिए था? कायदे के हिसाब से इसको आगे आना चाहिए था, और इस तरह का ऑर्डर होना चाहिए था, F2 यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि F2 का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर शो होता है एक्सेप्शन। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना कभी कभी आसान हो जाता है, कभी कभी नहीं, ज्यादातर हो ही जाता है। इसीलिए ये यहाँ पर आ जाता है, ये एक्सेप्शन आप लोग ध्यान रखना। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट पे अपना भरोसा रखो, आगे कॉन्सेप्ट यूज होगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ एक्सेप्शन तो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई साहब। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले तो ये समझो एसिड होता क्या है। एसिड क्या होता है? जो आसानी से आपको H प्लस दे दे, जो आपको आसानी से H प्लस दे देता है ना, उसको बोलते हैं एसिड। जैसे हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। ये आसानी से किसमें ब्रेक हो जाता है? H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। ओके, तो H क्या होता है? अलग हो जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये होता है एसिड हमारा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है कि कौन अच्छा एसिड है, मतलब कौन हमें आसानी से H प्लस दे सकता है। ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, और क्या। तो ये तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगर आप इनको अरेंज करोगे, HF, उसके बाद और क्या है हमारे पास? HCl है, उसके बाद है हमारे पास HBr। तो जहां जहां साइज बड़ा होगा वहां से हमें H निकालना काफी आसान हो जाएगा। तो जहां पर साइज बड़ा होगा वहां से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? H निकाल सकते हैं। और H निकालने इसका मतलब क्या है? एसिड है। लेकिन आपको अरेंज क्या करना है? बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे अच्छा एसिड ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड उसके बाद ये। तो बस ये ऑर्डर आप लोग जमा दो, ये बन गया आपका ऑर्डर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि जैसे जैसे आप लोग साइज को बड़ा करोगे वहां से हाइड्रोजन निकालना आसान होगा, और हाइड्रोजन का रिमूवल, H प्लस का रिमूवल क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है एसिड, और क्या। अब देख लो इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि बेसिक स्ट्रेंथ बताओ। तो जो अच्छा एसिड होता है वो सबसे बेकार बेस होता है, जो अच्छा एसिड होता है वो बेकार बेस होता है, जो बेकार बेस होता है वो अच्छा एसिड होता है, जो जो अच्छा बेस होता है वो बेकार एसिड होता है। ये समझो आप लोग। तो वैसे तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, इन सब माफ कीजिएगा, बेस कौन होगा सबसे अच्छा इनमें से। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी?
बेसिक स्टैंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। बेस का मतलब है जो आसानी से आपको H+ ना दे। वैसे तो आप लोग इसको और तरीके से समझ सकते हो, OH के टर्म्स में भी समझ सकते हो कि OH आपको आसानी से जो दे दे उसको बोलते हैं बेस। लेकिन अभी आप लोग समझो H+ की टर्म में, तो जो आपको H+ आसानी से ना दे उसको बोलते हैं बेस। ओके, इसको एक और टर्म से आप लोग समझ सकते हो, लोन पेयर। लोन पेयर, लेकिन ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन आपको मैं समझा दूं एक बार फिर भी कि लोन पेयर जो आसानी से आपको डोनेट कर दे वो अच्छा बेस कहलाता है। ओके, चलिए, तो ऑर्डर आप लोग समझ गए होंगे। ये सबसे अच्छा एसिड माना जाता है, तो ये सबसे बड़ा बेस माना जाएगा। तो जस्ट अपोजिट इसका ऑर्डर बना दो, इस तरह से ऑर्डर बना दो इसका। ये बन गया इसका ऑर्डर। ओके, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ना, उसमें कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं बहुत सारे। 90% कॉन्सेप्ट होते हैं, 10% एक्सेप्शन होते हैं, ये मान के चलो आप लोग। तो आपको कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है, इसके कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन लगाना। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा समय आपके कॉन्सेप्ट पर दिया। क्वेश्चन तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बार स्ट्रांग हो गया तो क्वेश्चन तो आप लोग अपने हिसाब से भी कर लोगे। चलिए, अब आपको क्वेश्चन अगला दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन, वाई? फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन के कंपेयर में अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखो, अगर आप मान लो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के गए, कुछ भी आपको इससे नहीं आता है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, फ्लोरीन जो होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है। ओके, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगभग इसकी सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो आप ये बात लिख देना कि पहला तो साइज बता दोगे कि इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। सबसे छोटा किसका माना जाता है साइज? फ्लोरीन का माना जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होती है। ये दो लाइन आप लोग लिख देना। यहाँ पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको मिलेगी, चलो ये रहने दो, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको आप रहने दो। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रख लो। कभी भी आपसे कंपेयर करने को बोले, पहले एटम में, माफ कीजिएगा, पहले एलिमेंट में आपको कंपैरिजन देखने को मिले बाकियों के कंपेयर में, तो आप ध्यान रखना, ये जो पहला वाला एटम होता है ना, पहला वाला एलिमेंट होता है हमारा ग्रुप का, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन शो करता है। वो उसका साइज भी छोटा होता है बाकियों के कंपेयर में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। अगर मान लो फ्लोरीन की जगह पर आपसे कंपेयर करने को बोल देते नाइट्रोजन और फास्फोरस में, तब भी आपको ये दोनों रीजन लिखने थे। तब भी आप लोगों को ये दोनों रीजन लिखने। अगर आपको ऑक्सीजन और सल्फर में दे दे, तब भी आपको यही रीजन लिखना है। आ रहा है समझ में? अगर दो सेम ग्रुप के एलिमेंट में कंपैरिजन देखने को मिले और उसमें से एक एलिमेंट हमारा पहला वाला हो, तो आप ये 2 पॉइंट लिख देना कि साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा उनके कंपेयर में, ग्रुप में। ये 2 पॉइंट आपको लिखने। ओके, चलिए, इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन आपको करवा दें? देखो, सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, आप लोगों को थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा इनको। सिंपल सिंपल से हैं, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। ये आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, सिंपल सिंपल है सारे। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, जो सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा रहा हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। NH3 इज बेसिक, BiH3 इज फीबली बेसिक। समझ में आ रहा है? ये वापिस आ गया बेसिक और एसिड वाला। तो मतलब जो NH3 है वो अच्छा बेस माना जाता है, लेकिन BiH3 होता है वो अच्छा बेस नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेस क्या होता है, जो आसानी से हमें लोन पेयर डोनेट कर दे, या फिर आप क्या बोलोगे OH डोनेट कर दे, या फिर आप क्या बोलोगे H+ को डोनेट ना करे। H+ को डोनेट कर दे तो एसिड बन जाएगा। तो अभी हम किसके टर्म्स में बात करें? आपको जिसके टर्म्स में बात करनी है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास लोन पेयर नहीं होते, तो ये लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देता है। ओके, तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर डोनेशन ऑफ लोन पेयर इजीली हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर का डोनेशन आसानी से नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन का साइज इसके कंपेयर में छोटा होता है। देखो, जितनी चीजें आपको पता हो ना सब लिख देना, आपको सब सही हो जाएगी यहाँ पर, कि साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर कुछ ना भी आए इस चैप्टर से, तो जो भी आपने पढ़ रखा ना इतनी देर से, सब लिख देना यहाँ पर। क्योंकि देखो, बात तो वही है, साइज छोटा है। साइज छोटे का मतलब क्या है कि ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। मतलब घूम फिर के वहीं पर आ जाओगे आप लोग। ये चैप्टर की खास बात ये है कि कुछ भी लिखोगे इसमें तो लगभग सही हो जाएगा। पूरी तरह से सही नहीं होगा, लेकिन लगभग सही हो जाएगा। ये खास बात है पी ब्लॉक एलिमेंट की। ओके, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। जिसका साइज छोटा होता है वो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। आसानी से डोनेट कर सकता है तो वो अच्छा बेस कहलाएगा। खत्म हो गया कहानी। तो ये था हमारा डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो कहलाते हैं लोन पेयर। ओके, तो ये बात है। तो NH3 जो होता है, अमोनिया जो होता है, अच्छा बेस माना जाता है। ये अपना एक क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, अमीन वाला चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 13, वहां पर भी ये क्वेश्चन है। जब आपको अमीन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तब आपको वहां पर बता देंगे। ओके,
ये आज हम पी ब्लॉक देखने वाले हैं और डी ब्लॉक देखने वाले हैं, अगर हमारे पास समय बचा है तो। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और बाकी जो आपको करवा रहे हैं ना, उनको आप लोग घर पे भी पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि बस क्लास ज्वाइन करना है और घर पे कुछ नहीं करना है, आपको घर पर मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब। ये बात आप लोग सभी सुन लो, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ा करो घर पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक्सप्लेन विथ रीजन एच एफ इज लिक्विड while अदर हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन आर gases एट रूम टेम्परेचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एच एफ जो होता है, एच एफ क्या होता है, लिक्विड होता है। एच एफ जो होता है आप इतना समझो कि लिक्विड है, मतलब पानी की तरह कुछ मिलने वाला है। अदर हाइड्राइड्स आर गैस। बस एच एफ हमारा क्या है, एच एफ हमारा लिक्विड है, बाकी जो सारे बच गए, एच सी एल बच गया, उसके अलावा क्या बच गया हमारा, एच आई बच गया, एच बी आर बच गया, ये सारे क्या है हमारे पास, ये सारे हमारे पास हैं, ये सारे हमारे पास गैसियस फॉर्म में होते हैं। बस यही क्या है जो इसको लिक्विड बनाता है। एच एफ लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, बाकी सभी गैसियस में क्यों होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुनी होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है आपको पहले ये समझाते हैं, क्योंकि यहीं पर वो यूज होने वाली है हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, एच एफ दे रखा है। तो एच एफ में क्या आता है, फ्लोरीन आता है और हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है, वो होती है एफ ओ एन, फोन, ये कंडीशन होती है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दिख जाए, मतलब कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो एटम आपको दिख जाए, वो एलिमेंट आपको दिख जाए, तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या होता है, कोई सा भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये देखो कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर हमारे पास है एच एफ, इसको एच एफ बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एच और एफ रहेगा। उसके बाद ये जो एफ है वो धीरे 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 करके किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ करेगा। फिर यहाँ पर एच एफ आ जाएगा, ये फिर धीरे 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 करके किससे बॉन्डिंग करेगा, ये फिर एच एफ से करेगा। क्योंकि देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें एच एफ की संख्या बहुत रहेगी, लाखों करोड़ों एटम होंगे एच एफ के। ओके, तो उनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जहां पर देखो एच एफ आपने लिखा, यहाँ पर डॉट 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 के फॉर्म में क्या लिखोगे, एच एफ लिख दोगे। तो ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या होता है, लिक्विड फॉर्म हमें देखने को मिलता है। पानी देख लो आप लोग, पानी में भी तो वही होता है, H2O जो होता है हमारा, उसमें ऑक्सीजन होता है। ये जो ऑक्सीजन होता है वो किसी और हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, किसी और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये देखो, तभी तो पानी हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। वैसे पानी हमें सॉलिड में भी दिख जाता है, गैस में भी दिख जाता है और लिक्विड में भी दिख जाता है, लेकिन ज्यादातर हमें लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। लिक्विड फॉर्म में देखने को तब मिलता है जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये याद रखना, एफ ओ एन, और साथ में कोई हाइड्रोजन दिख जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। याद रहेगा सभी को, एफ ओ एन, फोन, याद रखना सर। अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए कि लिक्विड और आपसे पूछे कि सामने वाला सॉलिड है सामने वाला गैस है, तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख के जाना कि ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, ये लिख देना आप लोग। बाकी आप लोग पूरा पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। ये देखो कुछ इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। देखो परीक्षा बोर्ड में काफी सारा लिख रखा है, लेकिन आपको इतना सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जो मेन मेन है उसी को देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलो करवा देते हैं आपको, ये लोग ये भी करवा देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है खुद का होना, रिडक्शन, जस्ट अपोजिट, खुद का फायदा करेगा ये, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या हो सकता है, या तो यहाँ तो हमारे पास हाइड्रोजन है, ना ही हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है रिडक्शन का मतलब। तो बस यही बात आपको बतानी है कि हेलोजन क्या होते हैं। हेलोजन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, यही रीजन होता है। और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अपने हिसाब से आप लोग लिख देना यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर करेंगे फिनिश। ये काफी बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको आप लोग अच्छे से देखना। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो। गिव द रीजन, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है। ब्लीचिंग एक्शन से क्या समझते हो, पहले तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है।
ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है किसी से कलर को पूरी तरह से रिमूव कर देना। अगर कोई सा सब्सटेंस आपके पास है, उससे आपने पूरी तरह से कलर को रिमूव कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि हमने इसको ब्लीच्ड कर दिया। क्या कर दिया? ब्लीच्ड कर दिया। इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ कलर इज नोन एज ब्लीचिंग एक्शन। ओके, तो क्लोरीन क्या करता है? अगर आप अपने कपड़ों के ऊपर क्लोरीन लगा देते हो, ठीक है, वैसे तो आपको कपड़ों के ऊपर इसका शायद इफेक्ट ना देखने को मिले, लेकिन होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर अगर आप लोग क्लोरीन लगाते हो तो उसका कलर रिमूव कर देता है, वो जादू कर देता है, जादू। ओके, तो हमें यही बताना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन भी शो करता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी करती है, दोनों करती है ब्लीचिंग एक्शन। लेकिन जो क्लोरीन होता है ना, अगर क्लोरीन आपने किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर डाल दिया तो उसके ऊपर से कलर को वो रिमूव तो करेगा, लेकिन परमानेंटली कलर को रिमूव कर देगा, परमानेंटली। आया समझ में? लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? ये भी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, कलर को ये भी रिमूव कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर टेम्पररी इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ी देर के लिए ये रिमूव करेगा, उसके बाद वापिस से क्या होगा, वापिस से कलर आ जाएगा, कलरफुल सब्सटेंस वापिस बन जाएगा, वो कलरलेस सब्सटेंस से वापिस कलरफुल सब्सटेंस बन जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि क्लोरीन का परमानेंट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का अनपरमानेंट होता है, मतलब टेम्पररी होता है। क्लोरीन गैस है, क्लोरीन को आप सबसे पहले पानी में डालोगे, पानी में डालने से क्या होगा, आपको मिलेगी नेसेंट ऑक्सीजन। ये होती है नेसेंट ऑक्सीजन, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। वैसे जो ऑक्सीजन होती है हमारी, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन अगर हम लोगों को रिएक्शन के अंदर बात करनी होती है तो हम इसको इस प्रकार से बताते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। खाली ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पर क्या मिली? नेसेंट ऑक्सीजन मिली, बस यही रीजन होता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिली है, उसकी रिएक्शन करवा दो कलरफुल सब्सटेंस के साथ, कलरफुल सब्सटेंस के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, तो हमें क्या मिलेगा? कलरलेस सब्सटेंस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? कलरलेस सब्सटेंस हमको मिलने वाला है। ओके, तो ये बात होगी, कलरफुल सब्सटेंस से हमने क्या बना दिया? कलरलेस सब्सटेंस बना दिया। एक बात आप लोग सभी सुनो, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको, अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और भूल जाओ, नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा इन चीजों को। जितनी चीजें आपको पढ़ाई है ना, ये सबको आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगी। ओके, तो आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो अपना लगभग चैप्टर फिनिश हो चुका है, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए। ओके, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट भी उठा लेते हैं, क्योंकि वहां से 5 नंबर का आने वाला है। बाकी आप सभी क्लास में बने रहो, किसी को भी क्लास से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को लीव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो यार, परीक्षा का समय है, 1 घंटा 1.5 घंटा आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए पढ़ाई के लिए। चलिए, तो आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, किसी से पूछ लेते नो हैं। सर। नहीं दिख रहा है? चलो, डी एंड हाँ, अब देख रहा है सर। अब दिख रहा है ना? चलिए, तो 5 नंबर का इसका वेटेज है, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। ओके, ऑब्जेक्टिव की टेंशन यहाँ से नहीं है। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी पूरी तरह से पी ब्लॉक की तरह ही है। 60% ये आपको पी ब्लॉक की तरह ही देखने को मिलेगा। ओके, हमने आपको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड करवा दिया था। यहाँ पर एक और निकल के आता है, डी एंड एफ ब्लॉक में क्या अंतर होता है, डी एंड एफ ब्लॉक में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना होता है। देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर आप फ्री में यहाँ से गेन कर सकते हो। सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक हम क्यों बोलते हैं? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी डी में जाता है, डी ब्लॉक में जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन बोलते हैं। इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि जो एफ ब्लॉक होते हैं ना, वो भी कहाँ पर होते हैं? वो भी डी ब्लॉक के अंदर ही होते हैं, वो भी डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, अंदर डी ब्लॉक के होते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक किसकी शो करते हैं? एफ ब्लॉक की शो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पर +3 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, सबकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद डी और एफ में अगर आप कंपेयर करो, तो आपको डी ब्लॉक में काफी सारे ऐसे एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आप अपने घरेलू जीवन में, दैनिक जीवन में आप इनको यूज करते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया।
ये क्या होते हैं, ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, नेचर में देखने को मिल जाएंगे, ये नेचर में देखने को नहीं मिलते। इसी से आप एक और क्वेश्चन बना देना, स्मार्ट वर्क आपको करना है, इसी से मिलता जुलता एक और आप टॉपिक बना सकते हो, एक और पॉइंट बना सकते हो कि ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, ओके, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो कम से कम 3 पॉइंट तो आप यहीं से बना दोगे, इसी पॉइंट से बना दोगे, उसके बाद 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ओके। ये अपने में काबिलियत होनी चाहिए, किस तरह से अपन इसको बड़ा कर सकते हैं, ओके। हमें पता है कि यहाँ पर उन्होंने एक ही लाइन में बता दिया कि स्टेबल होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखो स्टेबल नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ओके। तो अपने 2 पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का आने वाला है, ओके। तो इस तरह से आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बता देना कि यहाँ पर आपको लेंथिनियम देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, कॉपर मिल जाता है, गोल्ड दिख जाता है, जो भी आपको एग्जाम्पल याद हो इसके लिख देना, सब आयरन कॉपर जो भी आपको लिखना सब लिख देना। तो ये डिफरेंस हो गया अपना कंप्लीट 5 नंबर का। चलिए, तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात कर लेते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, उसको देख लेते हैं। 2019 जब कोरोना वायरस आया था, है ना, 2019 जब कोरोना वायरस भी आया था और साथ में ये क्वेश्चन भी आया, शायद 2019 कोविड-19, हाँ ये तभी आया था 2019 में। तो डिस्कस द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट ट्रांजिशन सीरीज। आपको एटॉमिक साइज बताना होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी होती है, मेटेलिक कैरेक्टर बताना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी होती है, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ओके। देखिए, डिस्कस द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज का लगभग मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। ट्रांजिशन मेटल किनको बोला जाता है, डी ब्लॉक को बोला जाता है। और इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, ए ब्लॉक को बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ ही नहीं रहा है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग इसको लिख सकते हो, अपनी अपना जो आंसर लिखो ना उसमें एक लाइन ये छाप सकते हो कि ये क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं, ये इनर ट्रांजिशन होते हैं। चलिए, तो बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर। सबसे पहले तो हमें पता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो चांसेस है कि आपको एक नंबर यहाँ से मिल सकता है एटॉमिक रेडियाई के टॉपिक से, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसकी अपन ट्रिक से समझेंगे इसको क्या होता है। देखिए, पहले क्या होता जाता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, पहले साइज डिक्रीज होता है, उसके बाद लगभग कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है। कुछ इस तरह से आपका साइज देखने को मिलेगा। पहले क्या होता है, पहले तो डिक्रीज होता जाता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है, बाद बाद में क्या होता है, बाद में वो इंक्रीज हो जाता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है। ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये जो एटॉमिक रेडियाई वाला टॉपिक है ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इतनी सी देर में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको डीप में जाओगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा इसको पढ़ने में। इसलिए मेरी बात मानो तो आप लोग यही करो, इसको डायरेक्ट इतना याद रख लो कि पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ओके। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे तो एटॉमिक रेडियाई वाला टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बातें इतनी सारी लिखी हुई है ना, ये सब वही लिखी हुई है, उन्होंने रीजन भी दे रखा है, लेकिन आप सभी समझदार हो, 5 नंबर में हमें सिर्फ इतना नहीं लिखना है, 5 नंबर में इतना कुछ लिखेंगे तो हो जाएंगे पागल अपन, ओके। और अपना जो पेपर है वो भी छूट जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2-2, 3-3 लाइन में अपना आंसर को फिनिश करना है, ओके। आगे देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जैसे जैसे आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ओके। मेटेलिक कैरेक्टर, तो आप क्या बताओगे मेटेलिक कैरेक्टर में, ये सभी अच्छे मेटल्स होते हैं। अरे डी ब्लॉक के सारे मेटल क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, ये लिख देना आप लोग, दे आर गुड मेटल्स, ओके। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बात करते हैं। डी ब्लॉक जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी शो करते हैं, ये वेरिएबल करते हैं, मतलब कोई +2 करता है, कोई +3 करता है, +2 करता है, कोई +2 भी कर देता है, +3 भी कर देता है। इस तरह से बहुत अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती है। कोई कोई +2 भी कर देता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर देते हैं, ओके। तो आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन एटॉमिक रेडिया। देखो मेरी बात सुनो, सभी ध्यान देना यहाँ पर। अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या करोगे, डी ब्लॉक में आप लोग लिख देना है दे आर गुड मेटल, दे शो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे हैव वेरी कंपैरेटिवली गुड साइज, ये लिख देना। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखना, दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेट, और आप बोल देना दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से लिख देना, कम से कम नंबर मिल जाएंगे आपको।
ओके, छोड़ के नहीं आना लेकिन आपको। ओके, और मेटेलिक कैरेक्टर तो यही होता है, दे आर गुड मेटल। आप लोग देखते होंगे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी मेटल ही तो होते हैं, मतलब मेरे मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं। और क्या, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फिनिश हो चुका है। आप लोगों को अगर और पढ़ना है इसको तो सर आप, वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है। चलिए, तो 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए, तो अब मुझे बताइए आप लोग, क्या आपको सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस आ सर, रही अब है। यस सर। क्लियर है। यस सर, यस सर। ओके, तो कहाँ पर थे हम लोग? ये देखिए, देखो, अगर आपसे कैटलिस्ट कैटेलिटिक प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? दे आर गुड कैटलिस्ट, दे आर गुड कैटलिस्ट। डी ब्लॉक में आपको यही लिखना है, दे आर गुड कैटलिस्ट, दे शो कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी। अगर ये लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि ये कैटलिस्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आयरन जो होता है वो हेबस प्रोसेस में यूज होता है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, वर्नेडियम पेंटाऑक्साइड आपको H2SO4 कॉन्टेक्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है। और क्या, ये होती है कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी। और एक बात और, एक बात और, अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आप क्या बोलोगे? पहली बात, पहली बात कि इनका साइज छोटा होता है। दूसरी बात, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट इन्होंने शो कर दी तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं मतलब कि अलग अलग प्रकार की रिएक्शन शो कर सकते हैं, और इसी तो बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है वेकेंट डी ऑर्बिटल का। वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसको हम लोग आगे देखेंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, क्योंकि इसको समझाने से पहले मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझानी पड़ेगी, इसलिए आप लोग अभी इसको रहने दो, आगे देख लेंगे अपन लोग। अलॉय फॉर्मेशन में क्या लिखोगे आप लोग? दे आर गुड एलॉयज। ठीक है, दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय। ये आसानी से एलॉय बना सकते हैं। ओके, एलॉय क्या होता है? अलॉय का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग प्रकार की मेटल को आप लोग मिक्स कर दो, दो अलग अलग प्रकार की मेटल को आप लोग मिक्स कर दो उसी कॉन्सेंट्रेशन में, तो आप क्या बोलोगे कि ये अलॉय बन चुका है। वैसे ये अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, इसको और अच्छे डीप में समझाना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है। तो आप लोग इसको इतना ध्यान रख लो कि अलॉय का मतलब क्या होता है, दो मेटल का मिक्स हो जाना। ठीक है, तो ये अच्छे एलॉयज फॉर्म कर देते हैं। ये बात तो आप लिख ही देना कि दे आर गुड मेटल, दे आर एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय, ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। ओके, दे आर गुड मेटल्स एंड शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, ये लाइन आप लिख ही देना। ओके, चलिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी आप लिख देना, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से आप लोग लिख देना। चलिए, तो लास्ट टॉपिक हमारा इसमें लगभग बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है ना, इसको मैंने आप लोगों के लिए बचा के रखा है अलग से। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, ये जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, आपने देखा होगा गोल्ड का कलर अलग होता है, थोड़ा सा पीले कलर का होता है गोल्ड। उसके अलावा कॉपर जो होता है, सिल्वर होता है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग प्रकार के कलर शो करते हैं। सभी एक प्रकार का कलर शो नहीं करते हैं। सर इसका स्क्रीन रीजन क्या है? फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो चुकी है? अ, अभी आप लोग बताइए जरा। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं दिखाई दे रही है? सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभिषेक, अनुराग, अक्षित, अश्विन, भगत, गौतम? यस। चलिए, तो एक काम करते हैं। चलिए, अब आ रही है कि आप सभी को आवाज और स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देने वाली होगी। अब दिख रही है आप सभी को स्क्रीन? अभी यस देखिए, सर, आ गई है। आवाज आ रही है और उसके अलावा आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, देखो क्या होता है ना, लंबी क्लास चलती है, काफी सारी एमबी जाती है, तो ऐसे में कभी कभी वॉइस वगैरह लेक हो जाती है, स्क्रीन वगैरह क्रैक हो जाती है। तो आप लोग बता दीजिए करें ना, अगर कोई सी प्रॉब्लम होती है तो आप बता देना। चलिए, तो अब आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछता है कि आप लोग सिर्फ एक या दो लाइन में हमें इसको बता कि कलर कंपाउंड क्या होता है, पूरी थ्योरी में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग 2 लाइन में समझो क्या होता है। देखिए, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं, वो कलर शो कर सकते हैं डी ब्लॉक के। अब अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझनी पड़ेगी।
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक और बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। हमने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर रखे हैं, तो ये सभी क्या है, अनपेयर्ड है। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर आएगा, अगर मान लो हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर आएगा, मतलब धीरे धीरे करके पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कलर शो करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे एक लाइन में, 2 लाइन में ये पूछते हैं तो आप लोग आराम से ये बता सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, कलर शो होता है। इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको समझा रखा है हमने, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपसे 4-5 टर्म्स पूछ लेंगे वो लोग। चलिए अब इसको देखते हैं रीजन, कि ऐसा होता क्यों है, एक्चुअल में क्या होता है ऐसा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसका रीजन हमारे पास परीक्षा बोर्ड में दे रखा है अच्छी तरह से। परीक्षा बोर्ड की स्लाइड खोल लेते हैं, यहाँ पर है। ये देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स, द ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर कंपाउंड। ये थर्ड वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर दे रखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। परीक्षा बोर्ड वाले अच्छे समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा समझाते हैं, कुछ कुछ है उनके उनके पास दिक्कत भी, काफी सारी गलती करते हैं, लेकिन मिला जुला कॉन्सेप्ट आप लोग मान सकते हो परीक्षा बोर्ड का। अच्छी चीजें भी मिलती है आपको, बुरी चीजें भी मिलती है, ओके। 100% कोई नहीं हो सकता। तो द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयंस इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है आधा फिल होना, आधा नहीं बोलना चाहिए, मतलब पूरी तरह से जो फिल नहीं होता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो फिल नहीं होते हैं ना, उनको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड इन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक की बात हो रही है, ध्यान रखना। इन ट्रांजिशन मेटल्स आयंस विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांजिशन शो करते हैं, डी से डी में ट्रांजिशन शो करते हैं। अब आपको समझाना पड़ेगा इसको, तो ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। सभी लोग क्लास में रहो, किसी को निकलने की आवश्यकता नहीं है, ओके। देखिए होता क्या है, जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक का जो साइज होता है, उसके पास सबशेल्स कितनी होती है, कुछ इस प्रकार का इसका बनता है ब्लॉक, आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5। तो मान लो ये हमारे पास एक डी का ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है हमारे पास। अब ये होता क्या है, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, ये 2 प्रकार से ब्रेक हो जाता है, 2 प्रकार से ब्रेक हो जाता है। ये ऐसा ब्रेक हो जाता है ये, ओके। अब मान लो हमारे पास यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है, अनपेयर्ड है, ये जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए इसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं सूरज चाचू को, सूरज से हमें एनर्जी मिलने वाली है, तो सूरज इसको एनर्जी देगा, ले भाई साहब तू एनर्जी ले, इसको एनर्जी दिया। अब ये एनर्जी लेकर कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो मतलब यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आ सकता है। तो सूरज के पास तो बहुत एनर्जी होती है, ओके। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, लेकिन कितनी एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी इतनी चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ तक जा सके। लेकिन जो बाकी एनर्जी बच गई, जो उन्होंने उसने एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर ली थी, वो क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा, आ रहा है समझ में, रिलीज कर देगा। और जो एनर्जी रिलीज करता है ना, वही हमें कलर दिखता है, वही हमें कलर दिखता है। सूरज के पास 7 प्रकार के कलर होते हैं, आपने सुना होगा विबग्योर करके। तो जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है ट्रांसफर होने के लिए, ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है, डी टू डी ट्रांजिशन करने के लिए जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है, ओके, वो कलर शो नहीं करेगा। बाकी जो बच गए 6 कलर, वो सभी वो शो करेगा। 6 कलर मतलब कि 6 का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा, वो आपको देखने को मिलेगा, ओके। वो ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ओके। सिल्वर हो सकता है, उसके अलावा गोल्ड हो सकता है, ये कोई सा भी कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, ओके। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर डी टू डी ट्रांजिशन होता है, डी टू डी ट्रांजिशन होता है, डी टू डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। और कलर कौन सा हमको दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको देखने को मिलता है। ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलिए इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। अब आप लोग परीक्षा बोर्ड को पढ़कर देख सकते हो, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, कलर पढ़ते हैं हम स्टार्टिंग से ही।
The color of transition ions is due to partially filled n-1 d orbital in the transition metals ion which contain unpaired d electron. Transition of electron take place from d to d orbital, one d orbital to another d orbital. During this transition it absorbs some radiation. इस ट्रांजिशन में वो क्या करता है, कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है ऑफ विजिबल लाइट, मतलब विबग्योर की बात हो रही है यहाँ पर, एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड लाइट, and reflect the remaining radiation in the form of colored light. Thus the color of the ion is complementary color. Okay, तो ये बात है, इतना आपको लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये 2 नंबर में भी आ जाए, 2 नंबर में आ जाए और 3 नंबर में आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले, लेंथेनॉइड वगैरह में पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो आपको समझ में आ गया है सबसे पहली कंडीशन किसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर डी से डी में ट्रांजिशन होगा, डी से डी में ट्रांजिशन होने की वजह से क्या होगा, कुछ एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा ट्रांजिशन करने के लिए, बाकी एनर्जी जो रहेगी वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा, और जो एनर्जी वो बाहर निकाल रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो एनर्जी हमको देखने को मिलती है। क्या हमें कलर जो मिलेगा वो कोई एक प्रकार का कलर मिलेगा कि नहीं, आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। उस जो 6 कलर बच गए, एक तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी जो 6 कलर है ना उनका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा हमको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया। उसके अलावा और क्या दिखाएं आपको, ठीक है, इतना काफी आज के लिए। उसके अलावा आज हम शाम को क्या करने वाले हैं, शाम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अपन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो करते हैं क्लास को एंड, इतना काफी है, टाइम भी हमारा काफी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो आप लोग, हाँ क्या हो गया सर, लेक्टिनोइड एक्टिनोइड डिफरेंस, लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड में डिफरेंस, ये आपको समझना है, वैसे समझा रखा है हमने। चलो एक काम करो, आपको समझा ही देते हैं फटाफट, यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड में डिफरेंस, इसका एक छोटा सा वीडियो भी बना रखा है 1 मिनट का, 1 मिनट में आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड याद करवाएं अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन आपको यहाँ पर समझा देते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनोइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। यहाँ पर देखिए, लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड, लेंथेनॉइड एक्टिनोइड की बात करते हैं तो ये एफ ब्लॉक के पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में जाता है, किसमें जाता है, 4f में जाता है, यहाँ पर 5f में जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 4f में, ये 5f में। उसके बाद लेंथेनॉइड जो होते हैं उनका नाम लेंथेनॉइड क्यों पड़ा, लेंथेनॉइड का नाम लेंथेनॉइड इसलिए रखा गया क्योंकि ये लेंथेनियम से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेंथेनियम से। उसके अलावा ये एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं तो इनको बोलते हैं एक्टिनोइड। उसके बाद यहाँ की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, अभी थोड़ी देर पहले हमने यही तो बात करी थी, इनकी +3 होती है, यहाँ पर भी +3 होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, ये +3 के अलावा +2 और +4 भी शो कर सकते हैं, +2 एंड +4 भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर